सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेक्चर से रिगार्डिंग आपकी कुछ कंसर्न है। दैट इज़, क्या आप ये चाहते हैं कि वीडियो शुड बी लॉन्ग, 3-4 घंटे की क्लास हो। एंड सेकेंड वन इज़ कि मैं हिंदी में ही बात करूँ। तो मैं कोशिश करूँगा जितना पॉसिबल हो सके मैं हिंदी में बात करूँ। और जहाँ तक रही बात लंबी वीडियो बनाने की, तो करेंटली अभी थोड़ी स्टोरेज की समस्या है, और जैसे ही ये फिगर आउट हो जाती है मैं लंबी लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, एंड दैट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आने वाली अभी जो 3 न्यूज़ है, 3 आर्टिकल्स है, वो आपस में एक तरह से रिलेटेड है। लाइक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, देन आफ्टर जो है एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स, एंड थर्ड वन इज एंटी डिफेक्शन लॉ। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, तीनों आपस में रिलेटेड है और काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ है। सो यहाँ पे समझने के लिए, फर्स्ट आर्टिकल को समझने के लिए ये दो बातें यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझना होगा। एक तो क्या कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, एंड सेकेंड कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को अपनी 1998 की जजमेंट को अभी रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसे हम लोग देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज ऑफ लॉ मेकर्स। यहाँ पे लॉ मेकर का मतलब क्या हुआ? MP, MLA, MLC, दैट इज ओवरऑल आप कह सकते हैं द लेजिस्लेचर। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्टेन ऑर्डिनरी लॉ हमारे MP, MLA को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि किसी भी MP, MLA को पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो इसके पीछे रेशनल ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास टाइम मशीन था। उन्हें पता था कि आने वाला MP, MLA पे क्रिमिनल चार्जेज होगा। जोक से पार्ट, ये मजाक था। तो लेकिन क्या इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, मतलब यदि मान लो किसी MP, MLA पे जो है केस चलेगा, उसे अरेस्ट किया जाएगा, तो फिर पार्लियामेंट कौन आएगा? एंड सेकेंड वन इज कि इट इंश्योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर। इसके बारे में ये पॉइंट कहाँ से इवॉल्व हुआ, तो इसके पीछे थोड़ी लंबी हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज़ लाइक दैट कि आपको पता है हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, ये इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी? इसकी ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम को मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जब वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ, तो जब भी मान लो क्या MP, MLA जो वहाँ के होते, वो आपस में डिबेट करते, डिस्कस करते, यदि मोनार्क के अगेंस्ट कुछ कहते तो उन्हें पनिश किया जाता। तो इससे जो है वहाँ के पार्लियामेंटेरियन डर रहे थे कि हम काम कैसे करेंगे, अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पे एक कानून इवॉल्व हुआ जो कि मेंशन्ड है इन द बिल ऑफ राइट। कहाँ मेंशन है? इन बिल ऑफ राइट, जो कि ये कहता है क्या, यदि कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो कुछ भी कहता है इन पार्लियामेंट, सेज समथिंग इन पार्लियामेंट, देन ही और सी shall not be liable, लीगली लायबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सिंपल सी बात है, यदि पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ भी करता है तो उसके लिए आप उसे कोर्ट में जो है घसीट नहीं सकते हो। तो सेम चीज़ हम लोगों ने भी एज इट इज़ इंडिया के लिए भी रखा कि यदि कोई पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बोलता है तो उसके लिए हम लोग उसे कोर्ट में लायबल नहीं कर सकते। ये तो बात थी उसकी। और तो इसमें तो दो मेजर पॉइंट क्या हुआ कि ये इंश्योर करता है अटेंडेंस। यदि पार्लियामेंटेरियन को ही जेल में बंद कर दिया जाएगा, सपोज दैट किसी भी तरह के केस के मामले में, तो पार्लियामेंट में कोरम ही नहीं पूरा कंप्लीट होगा। सेकेंड वन इज उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंश्योर रहे। थर्ड वन इज मेंटेन दी अथॉरिटी डिग्निटी ऑफ लेजिस्लेचर। भैया वो लेजिस्लेचर है, वो देश का 3 मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेन का में से एक ऑर्गेन है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यही तो सरकार है। इन्हें आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें आप इसको कुछ प्रिविलेजेस तो देना होगा। एंड कैरी आउट फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली ऑफ बोथ द हाउसेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस। टोटल देयर आर 5 प्रोविजन जो कि बात करता है अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। 105 अबाउट पार्लियामेंट है, दैट इज 4 MP, एंड अंडर आर्टिकल 194 इट इज़ अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर,
जो कि बात करता है एमएलए के बारे में। इन दोनों को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो 100(5) का सेक्शन 2 क्या कहता है क्या कि नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहा है, कुछ भी चीज़, और या किसी को वोट दिया है, उसके लिए उसे किसी कोर्ट में लायबल नहीं किया जा सकता है, उस पर उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता है। सिमिलर प्रोविजन अंडर आर्टिकल 194 सेक्शन 2 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है। सिमिलरली यदि मान लो कोई पर्सन क्या करता है कि मान लो कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है, व्हाटएवर जो पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस और सिविल केस नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 122 क्या कहता है क्या, इट रिस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट को, ये अब जुडिशियरी को, इसमें जुडिशियरी के लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिग्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। कि मान लो कल दिन जुडिशियरी के है कि उस चीज़ में जो है कि प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, तो उसकी वजह से उसे लायबल किया जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसे इम्यूनिटी है, दैट इज़ व्हाट एवर, और जिस तरीके से वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुआ है पार्लियामेंट में, उसके लिए जो है वो MP MLA जिम्मेदार जवाबदेह नहीं है। देन आफ्टर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया है, और पार्लियामेंट्री लॉ क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, जो कि हमने कुछ देर पहले बात किया था कि ये लॉ ये कहता है क्या कि यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये सिविल केस की बात करता है, नॉट इन क्रिमिनल केस। तो मान लो कोई सिविल केस में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद ऑफ हाउस ऑफ द सेशन, जैसे एज फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो कोई अभी सेशन चल रहा है, टोटल आपको पता है पार्लियामेंट्री टोटल 3 सेशंस है। मान लो कि अभी जो है क्या विंटर सेशन चल रहा था, तो विंटर सेशन का डेट समझ लेते हैं ये कब है, तो 1 Feb है और ये लास्ट करेगा, सपोज दैट कि एज फॉर एग्जांपल 1 मार्च को ये लास्ट करेगा। तो इसके 40 दिन बाद और इसके 40 दिन पहले, इस पीरियड तक में, सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक के पीरियड में किसी भी MP को आप सिविल केस के कारण उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। बट ये चार्जेज यदि क्रिमिनल केस किसी पे हो, मर्डर का चार्जेज हो, उसके बाद जो है उन सब केस में रेप का चार्जेज हो, तो उन सब केस में जो है क्या इम्यूनिटी इसको नहीं है। तो MP डजंट इंजॉय एनी सच इम्यूनिटी इन क्रिमिनल केस, बट सिविल केस में उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। देन थर्ड इज अकॉर्डिंग टू कोड एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट यदि चाहे तो वो रिजर्व रख सकता है राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन। मान लो कि इमीडिएट इन्फॉर्मेशन किसी MP के खिलाफ अरेस्ट का, डिटेंशन का, विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल ऑफेंस के खिलाफ आ गया, तो यदि पार्लियामेंट चाहे तो उस समय उस पार्टिकुलर MP को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। एंड फिफ्थ लास्ट सोर्स क्या है, दैट इज द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जो कन्वेंशन कुछ केस में चलते आ रही है, कुछ जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, वो ऑल्सो उससे प्रिविलेजेस मिलता है MP एंड MLA को। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी इसके बाद जो है क्या होती है प्रिविलेजेस कमेटी और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की। जैसे अभी आपने एक केस देखा था पार्लियामेंट में, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो है प्रोसीडिंग चला, और प्रिविलेज कमेटी ने ये बताया कि हाँ इन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी को आपने विशेष अधिकार दिया है, बट क्या हो कि यदि वो उस विशेष अधिकार का दुरुपयोग करे, गलत इस्तेमाल करे, तो पहले बात तो उनके लिए जो है पार्लियामेंट में कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी, जो कि ये जांच करती है क्या हाँ सच में उन्होंने इस तरह के किसी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। तो थोड़ी सी जस्ट 1 सेकेंड में एक रिकैप करते हैं कि टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री कमेटी किस तरीके से वर्क करती है। तो हम अपने पार्लियामेंट्री कमेटी को 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ एडहॉक कमेटी, दैट इज़ नोन एज टेम्परेरीली, कोई जो पार्टिकुलर किसी काम के लिए हम लोग उस समय उस कमेटी को बनाते हैं, वो कमेटी अपना रिपोर्ट देती है और फिर उस पर हमारी पार्लियामेंट एक्ट करती है। एंड एक दूसरी तरह की कमेटी होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी को हम लोग 2 ग्रुप में बांट देते हैं। 2 ग्रुप में, एक ग्रुप को इस तरह से बांटते हैं कि मेंबर फ्रॉम 1 हाउस
एंड मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउस। इसका मतलब ये हुआ, मान लो एक कमेटी हम बनाए, जैसे सपोज दैट मान लो एथिक्स कमेटी बनाए। यदि ये मान लो लोकसभा के लिए बनाए हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर रहेगा। बट यदि कोई बोथ दी हाउस वाली किसी तरह की कमेटी होगी तो इसमें मिक्स तरह की होगी। मान लो कि 10 MP फ्रॉम लोकसभा होगा, 15 MP फ्रॉम राज्यसभा होगा। इस तरह का होता है जब दोनों हाउस का मेंबर हो उसमें, तो उसको हम लोग अलग क्लासीफाई करते हैं। एंड जो हमारा मेंबर फ्रॉम वन हाउस है, इसमें दो तरह की कमेटी है, एक कमेटी ऑन एस्टिमेट्स एंड सेकंड वन इज हाउस कमेटी। हाउस कमेटी का ये मेन पर्पस होता है क्या, जो पूरी हाउस है, पूरी पार्लियामेंट है, वो सही तरीके से परफॉर्म करे, ये लोकसभा और राज्यसभा को हेल्प करता है। टोटल हाउस कमेटी 12 है। उन 12 लिस्ट में एक जगह आपको दिखेगा 8th नंबर पे कमेटी ऑन प्रिविलेजेज एंड 10th नंबर पे इथिक्स कमेटी। इस दोनों कमेटी के जिक्र है अभी के आर्टिकल में, तो हम लोग इसलिए देख रहे हैं। और यूपीएससी ने भी प्रीवियस ईयर में पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप एक बार लक्ष्मीकांत से इसे पढ़ लीजिएगा। तो एक बार हम लोग थोड़ी रिकैप करेंगे। कमेटी ऑन प्रिविलेजेज, इसे सेमी जुडिशियल भी कहते हैं बिकॉज ये एक तरह का न्याय करने का काम करता है। सेकेंड वन इज, इसका काम क्या है, ये एग्जामिन करता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। यदि कोई अपने विशेषाधिकार का गलत उपयोग करता है, उसे ब्रेक करता है, तो उसको वो जांच करता है ये कमेटी। एंड ये उसके बाद अपना रिपोर्ट रिकमेंड कर देता है स्पीकर को। लोकसभा के केस में इस कमेटी में टोटल 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के केस में इस कमेटी में टोटल 10 मेंबर होते हैं। इथिक्स कमेटी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं जब नेक्स्ट आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कमेटी में यही बात थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, टोटल 15 मेंबर होते हैं। लोकसभा के केस में 15 और राज्यसभा के केस में 10 होते हैं। दोनों अपना जो है क्या, और जब ये राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन इसे अपॉइंट करेगा इस कमेटी को, और लोकसभा के केस में स्पीकर। की फंक्शन क्या है, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस और मेंबर एज रेफर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या कहता है अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज और उसके ब्रीच के बारे में, तो हमने टोटल पढ़ लिया है अभी, जस्ट लास्ट 1-2 पॉइंट बचा हुआ है। इट रेफर्स टू लीगल इम्यूनिटी। आपने देखा कुछ केस में, सिविल केस में 40 दिन तक, पहले 40 दिन के बाद तक उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। वो जो पार्लियामेंट में बोलते हैं उसके लिए उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लायबल नहीं किया जा सकता है। सो इस तरह का उसे क्या है, लीगल इम्यूनिटी मिलता है इसके वजह से। एंड लेजिस्लेचर आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल लिबर्टी। इफ इंडिविजुअल, कोई पर्सन क्या करता है, इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रेक करता है, इफ एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी undermines a parliamentary privileges of member or house, it is called breach of privileges. Parliament till now has, और उसके बाद एक पॉइंट और कि अभी तक कोई स्पेशल लॉ नहीं है एग्जॉस्टिवली जो कि कोडिफाई करे ऑल प्रिविलेजेस। आपने देखा भी कि सब अलग अलग जगह सोर्स है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स है, कुछ जगह पे पार्लियामेंट इटसेल्फ लॉ बनाया है, कुछ जो है क्या कोड ऑफ कंडक्ट है लोकसभा एंड राज्यसभा का कुछ केस में। इस तरीके से अलग अलग सोर्स में अलग अलग चीज़ें मेंशन्ड है, बट हमारे पास एक ही बॉक्स में सारी इस तरह से कोडिफाई नहीं है कि ये पार्टिकुलर उसके खिलाफ जो है क्या, उसे प्रिविलेजेस भी है और उसका कंटेम्प्ट क्या होगा, उसकी गलत यूज़ क्या होगी, ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये प्रिविलेजेस कमेटी डिसाइड करेगा। देन आफ्टर मोशन आएगा लोकसभा और राज्यसभा विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पे ये प्रोसीडिंग चलेगी, और यदि वहाँ से फिर बाय सिंपल मेजोरिटी से यदि वो पास हो गया तो माना जाएगा कि हाँ पार्टिकुलर एमपी ने जो है अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। सिंपल सी बात है। अब थोड़ी सी हम लोग नज़र डालेंगे ये क्या जजमेंट था, पीवी नरसिम्हा राव केस क्या है, एंड 1993 का झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्रैबरी क्या है। बस मैं बहुत ब्रीफ में 2 मिनट में जस्ट बताऊंगा। हुआ क्या कि देखो 1991 में जो है, वेट अ सेकेंड, 1991 में वीपी सिंह का गवर्नमेंट बनता है सेंटर में और वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एंड एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ गवर्नमेंट 1993 में ही जो है वीपी सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है।
बट फॉर्चुनेटली ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है डिफीट हो जाता है इटसेल्फ और सरकार बची रहती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट होता है, यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो इसका मतलब सरकार गिर जाएगी, ये थोड़ा यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन इटसेल्फ क्या हो गया, डिफीट हो गया और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी रही। बट 1996 में एक केस दर्ज होता है और वो कंप्लेंट फाइल होता है विथ सीबीआई के सामने, और ये बोला जाता है कि जो 1993 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय जो वोटिंग हुआ था ना, तो उसके वोटिंग में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ एमपी, सम एमपी जो है पैसा लेके इनके सपोर्ट में वोट किया था, वीपी सिंह गवर्नमेंट के सपोर्ट में। मतलब सिंपल क्या हुआ, इस समय की वोटिंग में वीपी सिंह ने सपोज करो कुछ पैसा दिया किसको, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी एमएलए को, और उस पैसे के बदले में इन्होंने वोट किया इनके सपोर्ट में और इनकी सरकार बच गई। ये बात 1996 में कंप्लेन फाइल किया गया और उसके बाद जो है क्या केस पहुंचता है, कहाँ पे केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इन एमपी का कहना था नहीं मुझे तो इम्यूनिटी है, मतलब अभी जो वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाला, हमारे पास तो इम्यूनिटी है। किस तरह का इम्यूनिटी, बोला हमारे पास 100(05) आर्टिकल सेक्शन 2 है। बोला क्या होता है 100(05) सेक्शन 2, तो उस तब उनको पढ़ के बताया सुप्रीम कोर्ट को कि नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और वोट, यहाँ पे वर्ड को वोट को पूरा मार्क कर लीजिए, यदि वो किसी को वोट देता है, कुछ भी बोलता है, उसके लिए उसे कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है। और सेम जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या होता है 1998 में जब वो जजमेंट देता है, तो इस एमपी के सपोर्ट में ही देना पड़ता है, बिकॉज उस समय जो है कि उन्हें लगा क्या बात तो सही है, सुप्रीम कोर्ट बोला मेरे हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं और उन्हें बरी कर दिया जाता है। बट अभी फिर क्या हो, तो अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों फिर से इनको रिकन्सिडर करना चाह रहा है इस केस को। 2012 का समय आता है, 2012 फिर से सेम टाइप ऑफ केस सामने आया जिसमें कि ब्राइबरी लेके, कुछ पैसे लेके वोट देने का केस सामने आया। और इटसेल्फ फिर इस बार सोचो क्या इस बार भी जो जिसके खिलाफ ये जो चार्जेस लगा वो इटसेल्फ बिलोंग कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट। और ये उस समय जिस पे ये चार्जेस लगा था उस समय वो थे आई थिंक वो शिबू सोरेन थे, और इस बार जिस पे चार्ज लगा है वो इनकी बेटी है, मतलब उन्हीं के फैमिली पे अभी भी फिर से सेम तरह का केस आया। और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या हम इसको फिर से रिकन्सिडर करेंगे। और आप यहाँ पे देखिए 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है, और इससे पहले जो जजमेंट आया था वो 5 जज बेंच था। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी ग्रेटर बेंच इस्टेब्लिश होना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस पिछले वाले फैसले को बदलने का समय आ गया। सुप्रीम कोर्ट के मन में यही होता है, तभी चूंकि लार्जर बेंच ही जो है प्रीवियस बेंच के डिसीजन को चेंज कर सकता है। यदि मान लो ये इटसेल्फ 3 बेंच होता तो 3 बेंच जो वो इसके डिसीजन को बदल ही नहीं सकता है। 5 जज बेंच के डिसीजन को बदलने के लिए 7 जज मिनिमम चाहिए, मतलब 5 से ग्रेटर चाहिए। सो मे बी होप, देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। आप थोड़ा पॉज कीजिए एंड सॉल्व करके आंसर को बताइए, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सोर्स्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एलोन। नहीं, अभी जस्ट हमने देखा टोटल हमारे पास कितने सोर्स हैं, 5 सोर्स हैं, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी टोटल हमारे पास 5 सोर्स हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बताता है। सेकेंड वन इज नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस सेशन, करेक्ट है यहाँ तक, ऑफ पार्लियामेंट इन एनी केस। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एनी केस जो आ गया ये इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, एनी नहीं है, ओनली इन द मैटर ऑफ सिविल केस है। तो स्टेटमेंट 1 गलत था, स्टेटमेंट 2 गलत है। पार्लियामेंट कैन डिसाइड टू शट डाउन दी विजिटर्स एंड प्रेस गैलरी इफ इट, याद होगा आपको कई सारे इवेंट्स में जो है पार्लियामेंट ने विजिटर गैलरी को क्लोज करता है। सो ये बट विजिटर गैलरी अभी क्यों न्यूज़ में है, तो आपने देखा होगा 2 मेंबर घुस के विजिटर गैलरी में बम फोड़ दिया था, बम नहीं था वो, आई थिंक स्मोक था।
तो जैसे कोविड के समय में भी जो है क्या विजिटर्स गैलरी बंद था, तो ये कर सकता है। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, जो कि इटसेल्फ थोड़ा अभी भी रिलेटेड ही है। एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स, फिर से वही महुआ मोइत्रा जी को उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया आपको जो है क्या फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो 3 मेजर वर्ड है जो कि समझना है कि क्या होता है। एक तो हो गया आपको विथड्रॉवल फ्रॉम द हाउस, सस्पेंशन एंड एक्सपल्सन। इस तीनों का मीनिंग क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं क्या विथड्रॉवल फ्रॉम द हाउस, तो इसका मतलब क्या होता है क्या कि टेम्परेरी पीरियड हो सकता है, शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, कुछ आवर के लिए हो सकता है, या फिर कुछ उसी दिन के लिए, सेम डे के लिए क्या हो कि एमपी को बोले क्या चलो ठीक है आज के लिए आप यहाँ से निकलो, बहुत बदमाशी कर लिए हो, उसको विथड्रॉ, उसे हाउस से जाने के लिए बोला जाए, सीधा खड़ा होइए और निकल जाइए, ऑटोमेटिकली स्टैंड। और सस्पेंड दी हाउस फॉर हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, इसका मतलब होता है विथड्रॉवल फ्रॉम दी हाउस। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सभी कुछ आपके पीटी 365 में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं थोड़ा बस इसको क्लेरिफाई करने के लिए तीनों को कंपेरेटिवली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो बस आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिखना नहीं इसको भी। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? जब भी सस्पेंशन और एक्सपल्सन होगा तो ये होगा आफ्टर द मोशन। इसमें क्या था, विथड्रॉवल फ्रॉम द हाउस, मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला क्या, देखिए सिंपल सी आप मतलब हाउस से निकलिए, उसे यदि सिंपल खड़ा हुआ और वो निकल गया तो वो बस इसको कहेंगे विथड्रॉवल फ्रॉम द हाउस। बट सस्पेंशन के लिए क्या होगा, एक मोशन लाना होगा। मोशन मतलब क्या, एक मान लो पीस ऑफ पेपर है, इस पे लिखा रहेगा पार्टिकुलर मेंबर ने बहुत बदमाशी कर दिया है, उसने ब्रीच ऑफ पावर किया है, उसने जो है डिसग्रेस किया है चेयर को, और मान लो उछल कुर्सी पे चढ़ गया, कुछ माइक तोड़ दिया, पेपर फाड़ दिया, ऐसा कुछ काम किया है, तो एक मोशन उनके खिलाफ लाया जाएगा। एक मान लो अल्फा आदमी है, इसके खिलाफ ये चार्जेस लिख के अब इस पर वोटिंग होगा। यदि ये वोटिंग सिंपल मेजोरिटी, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना परसेंट, 50% यदि हो जाए, और ये सब बोले कि हाँ इस पर्सन को सस्पेंड करना चाहिए, तो फिर क्या किया जाएगा, उस पर्सन को हाउस से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बट ध्यान में ये रखना है कि ये जो सस्पेंशन होगा ये किसी खास पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। हो सकता है क्या, और मे बी इन सम केसेस क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी सेशन के लिए हो जाए, मतलब रिमेनिंग सेशन। जैसे मान लो मॉनसून सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन का टोटल मान लो बचा हुआ है 14 डेज, तो पूरा इस मॉनसून सेशन के लिए उसका क्या हो जाए, सस्पेंशन हो जाए। मेजर केस में सस्पेंशन होता है। बट एक्सपल्सन मतलब हो गया सबसे एक्सट्रीम केस हो गया, जहाँ पे कि एमपीज़ को क्या किया जाता है, पूरी की पूरी हाउस से हमेशा के लिए उसको क्या किया गया, पूरी की पूरी उस लोकसभा पीरियड के लिए उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया। इसके लिए भी सेम चीज़ है कि उन्होंने बहुत ही अगेंस्ट मतलब जो है क्या रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट का वर्क किया, वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम किया। फिर अगेन मोशन पास होगा, वोट मतलब क्या, उसे एक्सपेल्ड करने का, और यदि ये वोट पास हो गया देन आफ्टर उससे रिमूव कर दिया जाएगा। इफ़ कमिटी फाइंड गिल्टी, मोशन वोट एंड देन आफ्टर वो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो रिमूव होगा वो अपना मेंबरशिप भी हाउस का लॉस हो जाएगा उसका, दैट इज़ फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम वो एमपी और एमएलए नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है एक्सपल्सन का मतलब। एक्सपल्सन जैसे कि एग्जाम में आप सुनते हो ना, एक्सपेल्ड मतलब खत्म, वो अब जो है क्या, अब नेक्स्ट बार जब भी लोकसभा मान लो कंडक्ट होगा, देन आफ्टर अगेन उसे इलेक्शन लड़ना होगा, फिर से वो हाउस में आएगा। अभी जो महुआ मोइत्रा जी के साथ हुआ यही वाला चीज़, एक्सपल्सन, उसे हाउस से एक्सपेल्ड कर दिया गया बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, क्योंकि उसने किसी पार्टिकुलर मतलब ये आरोप लगा उस पर कि पार्टिकुलर सम अनदर पर्सन को उन्होंने अपना आईडी एंड पासवर्ड दिया जिसमें कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी। तो एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स, रिसेंटली लोकसभा हैज एक्सपेल्ड वन ऑफ इट्स member accused of accepting gift and illegal gratification based on ethics committee report। अब एक्सपल्सन के लिए कौन बताता है, जैसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए प्रिविलेज कमेटी हमारे पास है, किसी मेंबर को एक्सपेल्ड करना है तो उसके लिए हमें एथिक्स कमेटी रिपोर्ट देती है। और एथिक्स कमेटी अभी हमने जस्ट देखा था कि यहाँ पे एथिक्स कमेटी ये कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह से पार्लियामेंट में होना चाहिए वो मेंशन करता है, एग्जामिन्स मिसकंडक्ट, रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ,
इफ इट मेंटेन्ड डिसिप्लिन एंड डिकोरम ऑफ द पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूट इसे कब बनाया गया? लोकसभा में 2000 ईस्वी में इसकी कॉन्स्टिट्यूटेड हुई एंड राज्यसभा में ये कमेटी 1997 में बनाई। टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं। लोकसभा के केस में हमेशा हर कमेटी को स्पीकर नॉमिनेट करता है एंड शेल होल्ड द ऑफिस 1 ईयर। मोस्टली हर कमेटी का टाइम पीरियड भी 1 ईयर होता है। उसे नॉमिनेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं इन केस ऑफ लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। To examine the complaint relating to the unethical conduct of a member referred to it by speaker, make recommendations and formulate a code of conduct for members, suggest amendment to the code of conduct. The first ethics committee of Lok Sabha was set in 2000 and Rajya Sabha के केस में 1997 में। Expulsion of lawmaker in India, it can be done on constitutional as well as legal rule of the house के बेसिस पे भी। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एक्सपल्सन क्या कहता है? इफ एन एमपी जो है फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस पाया जाता है अपनी उसकी जो विशेषाधिकार को ब्रेक करते हुए और इन द कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, दोनों टर्म ऑलमोस्ट सेम है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का मतलब है आपको जो अधिकार मिला है उसका गलत आप जो है क्या इस्तेमाल कर रहे हो, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या जो डिकोरम है, जिस तरह से हाउस चलाने का रूल है उस रूल के अगेंस्ट यदि आप वर्क करते हो देन आफ्टर दैट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो इस केस में क्या होगा? दैट पर्सन विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस और फेस एक्सपल्सन। सस्पेंड मतलब फॉर पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और एक्सपल्सन मतलब क्या? कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप। पास होती है अ सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड टू पास अ मोशन, मोशन से होगा फॉर एक्सपल्सन इन ईच केस। फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एथिक्स कमिटी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सपल्सन। ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी मेंबर को एक्सपेल्ड करना है तो वहाँ पे एथिक्स कमेटी का होना ही जरूरी है। यदि पार्लियामेंट इटसेल्फ चाहे, विदाउट एथिक्स कमेटी भी चाहे, तो पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी पास करके उस मेंबर को पार्लियामेंट से एक्सपेल्ड कर सकती है। लीगल बेसिस ऑफ सस्पेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एमपी, तो टू इंश्योर क्यों सस्पेंशन या एक्सपल्जन जरूरी है, एक्सपेल्ड करना या सस्पेंड करना, क्योंकि स्मूथ प्रोसीडिंग और मेंटेन ऑर्डर हो किसका? लोकसभा और राज्यसभा का, जिसकी वजह से संसद चल पाए। कुछ कहता है क्या है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए लोकसभा एंड राज्यसभा में। लोकसभा में रूल नंबर 373 कहता है क्या? इट एम्पावर्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू ऑर्डर एन एमपी टू विथड्रॉ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग। जो हमने बात किया था एक बार फिर से आप रिकैप कर लीजिए। ये जो हमने बात किया था सिंपली उसे कहा जाएगा प्लीज़ सर आप स्टैंड होइए और हाउस से विड्रॉ कीजिए, विड्रॉवल फ्रॉम द हाउस। तो ये वाला केस को यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि रूल 373 के अकॉर्डिंग उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेंगे जो रिमाइंडर ऑफ द डे, दिन का जितना दिन बचा हुआ है उतने समय के लिए आप हाउस से बाहर चले जाए। रूल नंबर 374 क्या कहता है? ये बात कर रहा है सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन ऑफ एन एमपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग रिमाइंडर ऑफ द सेशन। मतलब ये हो सकता है जब आप उसे सस्पेंड करते हो तो एक सेशन के लिए हो सकता है। सेशन मतलब मान लो लोकसभा यदि से बार बार हमने डिस्कस किया है, यदि ये मॉनसून सेशन चल रहा है तो मॉनसून सेशन में जितना पीरियड रिमेनिंग है उतने समय के लिए यदि उसे एक्सपेल्ड किया, उसे सस्पेंड किया जाता है एज पर रूल नंबर 374। एंड रूल 374A कहता है, जो कि 2001 में लाया गया, allows speaker to name a MP who will then automatically stand suspend for 5 days or remaining part of the session whichever is less। या तो मान लो रिमेनिंग पार्ट कम बचा हुआ या 5 दिन से कम समय के लिए उसे ऑटोमेटिकली खड़ा होइए और हाउस को छोड़ दीजिए। ये बात है। रूल्स ऑफ राज्यसभा क्या कहता है? रूल 255 इट अलाउ चेयरमैन टू डायरेक्ट एनी मेंबर टू विथड्रॉ। सेम प्रोविजन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मतलब कुछ मेरे ख्याल से एक पॉइंट बस जो आपको जानने के लिए यहाँ पे जरूरी है कि अनलाइक लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में कैन नॉट सस्पेंड इट्स मेंबर विदाउट पासिंग अ मोशन।
तो जैसे कि लोकसभा में बिना मोशन का भी जो है मेंबर को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड कर किया जा सकता है, बट राज्यसभा में आप नहीं कर सकते हैं। पहले राज्यसभा के केस में मोशन लाना मस्ट जरूरी है। सो राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड अ मेंबर विदाउट पासिंग अ मोशन। And Article 122 says that parliamentary proceeding can't be questioned by judiciary. जुडिशियरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को क्वेश्चन नहीं कर सकती है, उसे डिस्कस नहीं कर सकती है। बट देखो रियलिटी में ऐसा है नहीं। मतलब जुडिशियरी यदि कुछ भी गलत होगा और आंख बंद करके बैठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ऐसा होता नहीं है। सेम ऐसा देखने को मिला राजा रामपाल केस में 2007 में, जो कि कोर्ट ने इसे एग्जामिन किया। ऑल्दो कोर्ट ने राजा राम का एक्सपल्सन को अपहेल्ड किया था, जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के थ्रू उसे एक्सपेल्ड किया गया था। बट नोट यहाँ पे ये करना है क्या, यदि कहीं पे भी कुछ भी इलीगल चीज़ होगा तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के बियॉन्ड नहीं है। जुडिशियरी हर कुछ को एग्जामिन करेगी वो चीज़। एंड उसके बाद 2 पॉइंट इसके बारे में जो बात कर रहा है क्या, एक्सपेल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आर नॉट सेम। डिस्क्वालिफिकेशन अलग चीज़ है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको एंटी डिफेक्शन लॉ बता दो, बिकॉज यहाँ पे आप ग्रेट डिटेल में समझेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग कंपेरेटिवली बाद में इस दोनों को, एक पॉइंट जो बचा है मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है। देखो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 और इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल। लाने के पीछे मकसद ये था कि पहले क्या होता इसके बिफोर में, कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी, मान लो ए के पॉलिटिकल सिंबल से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में मान लो चुनाव जीता, कुछ एमपी हैं, और आफ्टर विनिंग क्या होता है, ये दूसरे पार्टी में जा रहा था। मान लो कि इसको कुछ 50 करोड़ रुपए दिया गया और ये अपना पार्टी बदल लिया। ऐसे में जो सरकार की स्टेबिलिटी थी वो खतरे में पड़ जाती थी बार बार, और सरकार गिर जाता था। तो इससे बचने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसका मतलब क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो चेंज इन द एलिजियंस ऑफ अ लेजिस्लेचर। मतलब एलिजियंस का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता। मतलब आपका जब किसी से कितना प्यार मोहब्बत है, यदि वो बदल जाए तो दैट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन। आप मतलब क्या कर रहे हो, किसी के साथ चीट कर रहे हो, देन आफ्टर जो है क्या, पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ चीट किए हो, तो आपके पास अब कौन से आपके अगेंस्ट में सजा मिलेगी आपको, तो उसी के बारे में ये है। सो ऑन व्हाट ग्राउंड हम एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्राइटेरिया मेंशन करता है। एक्चुअली टोटल 3 क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि टोटल 3 टाइप्स ऑफ जो है एमपी हमें पार्लियामेंट में दिखते हैं। एक तो वो एमपी होते हैं, एमपी और इन केस ऑफ स्टेट एमएलए, जो कि डायरेक्टली किसी पार्टी के थ्रू आते हैं। जैसे मान लो कोई बिलोंग कर रहा है बीजेपी से, कोई बिलोंग कर रहा है कांग्रेस से, तो एक तो जो पार्टी से है। सेकेंड होता है इंडिपेंडेंट मेंबर, जो कि इंडिपेंडेंटली खुद के कोई पार्टी सिंबल के थ्रू जो है कि इलेक्शन नहीं लड़ा है। एंड थर्ड वन इज अ नॉमिनेटेड मेंबर। सर्टेन नंबर ऑफ एमपीज और एमएलए आर नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो किसी पार्टी मेंबर से है उस पर किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा, इसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक तो यदि मान लो वॉलंटरली उसने क्या किया, पार्टी छोड़ दिया, वो बीजेपी से चुनाव लड़ा, जीत गया और आज बीजेपी छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड कैसे हो सकता है, मान लो अगेंस्ट दी पार्टी डायरेक्शन वो कोई काम करता है। मान लो बीजेपी ने कहा कि मान लो कोई ये जो है क्या, ये कोई सर्टेन बिल है और बीजेपी ने बोला है विप जारी करके कि आपको क्या करना है, इसके सपोर्ट में जो है वोट करना है, लेकिन एक्स नाम का कोई पर्सन था वो इसके अगेंस्ट में वोट कर दिया और जो कि वो बीजेपी से ही है, तो मतलब पार्टी का डायरेक्शन नहीं माना। ऐसे केस में भी क्या किया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब देखो यदि ये क्या करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एंड थर्ड वन जो है नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्राइटेरिया है कि यदि वो आफ्टर 6 मंथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है देन आफ्टर ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो टोटल सिंपल सी बात है, जो मेंबर है उसके लिए 2 है,
एक तो यदि वो मेंबरशिप छोड़ देता है पार्टी का, एंड सेकंड यदि पार्टी डायरेक्शन को नहीं मानता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड सेकंड जो है क्या, जो इंडिपेंडेंट मेंबर है यदि वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है यदि वो 6 मंथ के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। 6 मंथ के पहले ज्वाइन कर ले किसी भी पार्टी को चलेगा, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है क्या, अब मान लो कि ये थोड़ा समझते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है इस लॉ में। एक पार्टी मान लेते हैं, ये पार्टी है, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेडीयू ले लेते हैं, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है। टोटल इसमें मान लो 100 इसके एमपी हैं या 100 एमएलए, स्टेट के केस में ही ले लेते हैं, 100 एमएलए है। यदि इसका टू थर्ड जो है एमएलए, 2/3 लगभग कितना हो गया, ऑलमोस्ट ये 66 to 67, यदि 67 एमपी डिसाइड करता है कि हम जो है आरजेडी में चले जाते हैं, तो ऐसे केस में ये नंबर क्या है कि 2/3 है, मतलब मेजोरिटी मेंबर जेडीयू छोड़ना चाहता है। तो इस केस में ये सारे एमपी जो 67 एमपी जो आरजेडी में जाएंगे, दैट विल नॉट बी डिस्क्वालीफाई, उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है, तो सेकंड एक्सेप्शन है यदि कोई पर्सन है वो इलेक्टेड हो जाता है आइदर स्पीकर, आइदर डिप्टी स्पीकर, आइदर चेयरमैन और आइदर डिप्टी चेयरमैन, और तब जाके यदि वो पार्टी से रिज़ाइन करता है तो अगेन उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें एक दो टेक्निकल बातें समझनी है जो कि क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है एग्जाम में, वो बातें समझनी। अभी तक आपने देखा ग्राउंड से भी कई बार क्वेश्चन आपको इसके लिए फंसा देगा। ये 6 मंथ वाला क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 6 मंथ का मतलब क्या है, कि इसके लिए आपसे पूछेगा और ऑप्शन में इस तरह से देगा, बिफोर 6 मंथ यदि ज्वाइन करेगा तो उसकी पार्टी जो है नॉमिनेटेड मेंबर की चली जाएगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ऑप्शन जस्ट बदल देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि आफ्टर 6 मंथ वो ज्वाइन करता है देन आफ्टर ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। बाकी के केस में ये सब तो कॉमन सी पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब टोटल 4 पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मान लो क्या करेंगे, जो उसको चेक करेंगे। लोकसभा के केस में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, यही 4 के पास ये पावर है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की केस जाएगी फॉर सर्टेन एमपी के लिए, यही पर्सन इस पे सुनवाई करेंगे और इसी का फाइनल जजमेंट होगा। तो इस पे मान लो, जो सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है मोहन पे चार्ज लगा है कि इसने कुछ ऐसा एक्ट किया है, सो इसे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये मोशन भेजा गया इस स्पीकर के पास तो इस मोशन को स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं, कब करेंगे नहीं करेंगे इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। मान लो आज आपने मोहन के डिस्क्वालिफिकेशन आप स्पीकर को दिए, बट स्पीकर मान लो 6 मंथ तक सोचते रहा कि करना है नहीं करना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, स्पीकर पे। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, अब जाके थोड़ा 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो जहां पे ये टाइम लिमिट नहीं था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने केसम मेघचंद्रा सिंह केस में कहा कि जो स्पीकर है, वेदर इट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसे जो डिस्क्वालिफिकेशन केस को 3 मंथ के अंदर जो है एडमिट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन अंडर 10th शेड्यूल्ड शुड बी नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इसे डिसाइड करना होगा, इस पेटिशन को जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आया है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है किहोथो होहलन वर्सेस जोजिलू 1992। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि अभी हमने आपसे जस्ट ऊपर चर्चा किया था, आपने इस आर्टिकल में देखा 122 में कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम तो करेंगे यदि गलत होगा तो। सेम एज इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ में ये मेंशन था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, कोई भी जुडिशियल स्क्रूटनी जुडिशरी उस पर डिसाइड नहीं करेगी। बट जुडिशरी ने बोला कि होथो होहलन केस में कि नो, एंटी डिफेक्शन लॉ इज अंडर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं इसमें एक पॉइंट, इसमें विप के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि विप मतलब क्या, पार्टी डायरेक्शन को फॉलो करना, जो कि नंबर सेकेंड क्राइटेरिया था। यदि कोई पर्सन पार्टी क्राइटेरिया को नहीं मानता है तो दैट पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो यही है विप, जो कि नीचे डिसाइड किया गया है। रूल 2 ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ पुट्स पार्टी मेंबर्स इनटू अ ब्रैकेट ऑफ ओबीडियंस ऑफ द पार्टी। मतलब पार्टी की जो भी बात है वो आपको मानना है, दैट इज नोन एज विप अंडर रूल 2। इफ पार्लियामेंट अ विप में रेफर टू, विप का मतलब क्या होता है, रिटन ऑर्डर हो सकता है पार्टी मेंबर का टू फॉलो सर्टेन डायरेक्शन और अ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ द पार्टी, सपोज पार्टी का मान लो सचिव है, महासचिव है, हु इज ऑथराइज टू इशू अ सच डायरेक्शन। सिंपल सी बात समझ के यहाँ से कि पार्टी जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी रूल बोलेगी, उस चीज़ को फॉलो करना है पर्टिकुलर एमपी एमएलए को। अब यहाँ पे 2 पॉइंट जो हमने ऊपर छोड़ा था उसे समझ लेते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर, तो डिस्क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया आपने क्या देखा, 10th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस है वो उसके अंडर में डिस्क्वालीफाई होगा। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये कहता है कि मान लो सर्टेन एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन की पीरियड यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ईयर है, तो ऐसे केस में फर्दर जो है वो 6 ईयर तक जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब समझ रहे हैं क्या बात है। सपोज करके मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मान लो कोई एमपी और एमएलए कन्विक्टेड है फॉर मान लो रेप के चार्जेज में 3 ईयर, तो अब आज से 3 साल तक ये पीरियड तो इम्प्रिजमेंट का हो गया, प्लस इसके बाद का 6 साल और जोड़ लीजिए, मतलब टोटल 9 ईयर तक जो है वो क्या करे, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सो ये कह रहा है अंडर आरपीए 1951 एंड अंडर आर्टिकल 101 एंड 191 फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए रिस्पेक्टिवली ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यदि मान लो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये वाला भी केस कई बार होता है, आपने देखा होगा कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगा था उसके कि 20 जो एमएलए हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कुछ आप पिक्यूनरी गेन कर रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आप मीन्स सर्टेन एमपी और एमएलए। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। President under Article 123 and Governor under Article 213 has power to make ordinance. Ordinance मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी समय के लिए कानून बनाना, और उस कानून का जो इफेक्ट होता है, जो पावर होता है, वो सेम होता है जो पार्लियामेंट बनाती है। आइए कुछ पॉइंट समझते हैं। पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट। So Article 123 with respect to President and 213 with respect to Governor on the aid and advice of Council of Minister, और 3 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के केस में एलजी भी जो है ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकता है। यह टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, बट इसकी पावर जो है सेम होती है जो कि कोई कानून पार्लियामेंट बनाता है, सेम इफेक्ट होता है। कंडीशन क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग का? फर्स्ट कंडीशन है क्या, इमीडिएट नीड होनी चाहिए, इमीडिएट ज़रूरत होनी चाहिए उस कानून की, तभी प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकता है। सेकेंड, यदि दोनों हाउस सेशन में ना हो या फिर कोई एक भी हाउस जो है सेशन में ना हो, तभी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मकसद ही नहीं है ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस इसलिए बनाते हैं ताकि पार्लियामेंट जो है थ्रू आउट द ईयर नहीं बैठता है। सो जब रेसेस पीरियड में, रेसेस मतलब द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सेशन के बीच में जो खाली समय होता है, दैट पीरियड इज नोन एज रेसेस पीरियड। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे कि मान लो ये बजट सेशन हुआ, ये मॉनसून सेशन हुआ, तो इसके बीच में जो टाइम बचा, इस मंथ में यदि कोई अर्जेंट नीड हुआ कोई कानून का, तो ऐसे समय में प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी जो है हाउस के सामने
प्रेजेंट करना होगा और उसे पास करवाना होगा। बिकॉज ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, तो उसे हाउस के पास रखना होगा। और जैसे ही जिस दिन हाउस कॉन्स्टिट्यूट होगा उस दिन से 6 वीक के अंदर में जो है उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। एज फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ऑर्डिनेंस सपोज करो इस रेसेस पीरियड में जो है कि प्रमलगेट हुआ। ऑब्वियस सी बात है सेशन में तो नहीं करेंगे, जब भी यदि हाउस सेशन में रहेगी तब तो उस समय ऑर्डिनेंस प्रमलगेट नहीं कर सकते हैं। तो जिस समय भी मान लो रेसेस पीरियड है तो उसमें ऑर्डिनेंस जारी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेशन कब होगा? मॉनसून सेशन होगा। सपोज करते हैं कि 5 जून को जो है मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ, तो 5 जून से इसमें कितना है 6 वीक। 6 वीक मतलब टोटल कितना हो गया 6 × 7 42 डेज के जो है अंदर में इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी है कि मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस को कितना दिन तक जीवित रखा जा सकता है, लाइव रखा जा सकता है? तो आंसर है 6 मंथ 6 वीक। ये कैसे? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली नहीं कहता है कि टोटल हमारे पास 3 सेशन होना चाहिए, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में जो है ना 6 मंथ से ज़्यादा का समय, ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो ये एक सेशन जब भी हो उसके 6 मंथ मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड हो सकता है नेक्स्ट सेशन आने का। हम मान लेते हैं हार्श कंडीशन कि 6 मंथ के बाद जो है नया सेशन स्टार्ट होता है, और तो 6 मंथ तो ये पीरियड हो गया, एंड इसमें लास्ट टाइम कब है 6 वीक का। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कोई ऑर्डिनेंस जो कि रह सकता है वो 6 मंथ 6 वीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है जो कि जिससे आपको तब ये दोनों केस समझ में आएगा, आरसी कोपर, डीसी वाधवा एंड कृष्ण कुमार सिंह। तो थोड़ा क्या है कि एक टर्म समझते हैं, रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। मतलब क्या? एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार जो है प्रेजेंट करना विदाउट क्या करना कि पार्लियामेंट के अंदर उसे प्रेजेंट किए हुए। देखो इसमें होता क्या है, मान लो आपको पता है कि रेसेस पीरियड में क्या होगा, ऑर्डिनेंस आएगा। तो मान लेते हैं कि कोई ऑर्डिनेंस जो है इस पीरियड में पास होता है, और यहाँ से लेके अब मान लो क्या ये अब लोकसभा का मान लो सेशन स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है 6 मंथ। तो 6 वीक के अंदर पास करवाना था, लेकिन लेजिस्लेचर ने जान के, एग्जीक्यूटिव ने जान के क्या किया, इस ऑर्डिनेंस को प्रेजेंट ही नहीं किया लोकसभा में। और जब प्रेजेंट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक इस डेट को क्या होगा, ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये ऑर्डिनेंस मान लो अब इतना पीरियड तक, दैट इज 6 मंथ और 6 वीक तक जो है ये ऑर्डिनेंस इस समय तक रहा। फिर जैसे ही ये सेशन खत्म होगा फिर से अगेन रेसेस पीरियड में सेम ऑर्डिनेंस को फिर से पास कर दिया गया। फिर अगेन 6 वीक तक जब सेशन में आएगा तो ये ऑर्डिनेंस लागू रहेगा, फिर अगला रेसेस पीरियड में जारी करके, और इस तरह से करते करते एक बिहार गवर्नमेंट में क्या सामने आया कि एक ऑर्डिनेंस जो है 10 साल तक जिंदा रह गया, जिस ऑर्डिनेंस को बार बार रीप्रमलगेशन किया गया अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें से कहीं पे कोई वायलेशन नहीं है। रूल कहता है क्या, इस समय तक यदि पार्लियामेंट में पास नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये सही है, लेकिन इन स्पिरिट यदि बात किया जाए तो आप से क्या कर रहे हो, एक लूप होल्स को जो है जो इस कानून में है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई किया। हम लोग बाद में देखेंगे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देन आफ्टर हमने ये देख लिया कि तीनों के पास है, प्रेसिडेंट, गवर्नर और एलजी के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। देन आफ्टर यह एक टेम्परेरी पीरियड है, कंडीशन हमने डिस्कशन कर लिया। देन आफ्टर ऑर्डिनेंस क्या क्या कर सकता है। ऑर्डिनेंस का सेम पावर होता है जो कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट पे बनाया जा सकता है जिस पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है यूनियन लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे, तो इस केस में ऑर्डिनेंस भी जारी हो सकता है। उसके बाद इसके पास भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब कोई कानून यदि आप ये चाहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बैक डेट से हो तो दैट कैन ऑर्डिनेंस ऑल्सो डू। एंड फोर्थ वन इज इट मे
modify or repeal any act of parliament or even another ordinance। मतलब एक ऑर्डिनेंस किसी प्रीवियस एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट उसे भी खत्म कर सकता है। सो इट कैन, मतलब सेम पावर है जो कि पार्लियामेंट कर सकता है, द सेम पावर विथ ऑर्डिनेंस ऑल्सो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो है ये कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनेंस कांट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई बार यूपीएससी ने भी पूछा है, क्या ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? तो नो, ऑर्डिनेंस इज नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने बात किया रिपरमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस की, ओके, एंड लेटर इन स्प्लिट। सो अब चलते हैं पहले हम लोग आर्टिकल पे, देन आफ्टर वी विल सी ऑल दी जजमेंट्स। सो आर्टिकल इज दैट, पहले तो समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में कहता है क्या, रिसेंट एनालिसिस ये शो करता है क्या कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट हैज़ ड्रॉप्ड सिंस 2019। 2019 से ये देखा जा रहा है क्या, ऑर्डिनेंस की संख्या जो है कम होते जा रही है, नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस की। एंड सेकेंडली कह रहा है क्या, 2022 एक ऐसा साल था लास्ट 59 ईयर्स में जिसमें कि एक भी ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, सरकार ह्यूज मेजोरिटी में है तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती होगी ऑर्डिनेंस बनाने की। सो उसके बाद अब इसके बारे में जो भी हमने डिस्कस किया सेम पॉइंट है कि ऑर्डिनेंस आर टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है, सो यू हैव टू कीप फोकस हियर कि इसकी सोर्स कहाँ पे से, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ से आता है। तो सबसे पहली बार इसका मेंशन था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद हमने देखा ये पॉइंट, प्रेसिडेंट अंडर 123 एंड गवर्नर अंडर 213 कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। सेम फोर्स एंड इफेक्ट है, टेम्पररी नेचर, 6 वीक तक जो है विद इन नेक्स्ट सेशन ऑर्डिनेंस को पास करवाना जरूरी है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब कर सकते हैं, इफ़ 2 हाउस स्टार्ट देयर सेशन ऑन द डिफरेंट डेट। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी पॉइंट है कि ये 6 हफ्ता जो है, 6 वीक का डे किससे माना जाएगा। मान लो एक सेशन स्टार्ट होता है 15 से, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है 17 से, तो ये 17 वाला डेट को माना जाएगा, लेटर सेकेंड जो कि लेटर डेट में हाउस सेशन में आया है, यहाँ से 6 वीक का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर, पहले भी इस 6 सप्ताह से पहले भी ऑर्डिनेंस लैप्स हो सकता है यदि प्रेसिडेंट और गवर्नर जानबूझ के क्या करे, विथड्रॉ कर ले ऑर्डिनेंस को। एक दो पॉइंट है जो गवर्नर के केस में समझना है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट दी परमिशन, विदाउट द रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑन सर्टेन ओकेजन्स। वो सर्टेन ओकेजन्स क्या है, फर्स्ट, यदि बिल कंटेनिंग सिमिलर प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो सोचो, ओरिजिनली कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है अंडर स्टेट लिस्ट और उसमें ये मेंशन्ड है कि आपको जो है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले प्रायर कंसल्टेशन करना है, प्रायर उससे रिकमेंडेशन लेना है। तो ऐसे केस में ऑर्डिनेंस मेकिंग के समय में भी गवर्नर को प्रेसिडेंट से पहले क्या करना होगा, रेफरेंस लेना होगा, उससे जो है क्या कंसल्ट करना होगा। सेकेंड, इफ गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट इज़ नेसेसरी टू रिजर्व अ विल कंटेनिंग, तो यदि गवर्नर को ऐसा लगेगा कि ज़रूरत है कि ये प्रेसिडेंट से कंसल्ट किया जाए तो उस केस में। और थर्ड वन में, इफ़ एन एक्ट ऑफ स्टेट और लेजिस्लेचर कंटेनिंग सेम प्रोविजन की इट हैज़ बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट एसेंट, और उसे लगता है कि उस एक्ट में ये मेंशन है यदि प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं लिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर जो है हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने के लिए कोई लॉ बना रहा है, तो ऐसे केस में मस्ट भी जो है उस मैटर को प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना होगा, नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है क्या इनवैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट द सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। समझते हैं क्या न्यूज़ में क्यों है। एज द पार्लियामेंट कंप्लीटेड 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट हैज़ बीन द custodian of procedure, precedent
एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ हाउस। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा, और इट इज से दैट मतलब समझो पार्लियामेंट के इटसेल्फ, इंटायर पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी डिकॉरम, रूल, रेगुलेशंस प्लस मेंटेनेंस, सारी पेपर वर्क, जितनी भी मान लो रिपोर्ट पब्लिश करना, रिसर्च करना, आप जितना भी देखते हो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो काम होता है, वो सारा का सारा काम सेक्रेटरीट के देखरेख में होता है और यही इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझने के लिए एक दो चीज़, पहले बात तो ये समझते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरीट क्या है। ये जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि हाउस सही तरीके से चले। सेकेंड, ये एड एंड एडवाइस देता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि क्या मैकेनिज्म है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कैसे कंडक्ट ऑफ रूल है, ये सभी चीज़ सेक्रेटरीट बताते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, बिकॉज दे डोंट नो एट द इनिशियल स्टेज। सेकेंड वन इज पेमेंट, सैलरी और अदर अलाउंस के बारे में ये ऑल चीज़ को फिगर आउट सेक्रेटरीट करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर्ड रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल। आप अक्सर देखते होंगे क्या कि जैसे मान लो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कि इधर मान लो मिनिस्टर्स बैठा हुआ है, कोई एमपी खड़ा होकर क्या कर रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या कि टोटल जो है पार्टिकुलर ईयर में कितने आदमी ने सुसाइड किया, सपोज दैट एक डेटा मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एमपी खुद से रिसर्च करके देते हैं इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है? तो ये जितना भी कुछ होता है अंदर में, ये सारा का सारा काम, चाहे वो रिसर्च वर्क हो, रिपोर्ट हो, या ये सभी कुछ सेक्रेटरीट प्रिपेयर करके पार्टिकुलर एमपी एमएलए को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी, यदि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसमें भी सर्व जो है आपको सेक्रेटरीट करते हैं। देन आफ्टर प्रिपेयर अप एंड पब्लिश अ रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो पूरा डे टू डे एक्टिविटी हाउस का क्या होगा, कैसे हाउस चलेगा, कौन से बिल है उसको सर्कुलेट करना है, ये सभी इंश्योर करता है कौन, सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। एक दो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि बातें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 98 कहता है क्या, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ, मतलब राज्यसभा के लिए अपना और लोकसभा के लिए अपना। एंड पार्लियामेंट में बाय लॉ जो है, बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, पेंशन, सैलरी, ये सभी चीज़ किसके लिए, फॉर ईदर हाउस ऑफ द स्टाफ के लिए। और बट लेकिन अभी तक कोई इसके लिए हमारे पास नो सच लॉ है। इट ऑल्सो अलाउ द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ कॉमन टू बोथ द हाउस। कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि मान लो कॉमन हो दोनों हाउस के लिए, तो ये भी अलाउ करता है आर्टिकल 98 टू मेक लॉ टू पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 187, सेम प्रोविजन है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि ये आप देखें पार्लियामेंट के लिए। सो सेम प्रोविजन अंडर आर्टिकल 187 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। पहली बार सेक्रेटरीट जो है 1952 में सेटअप हुआ और उस समय जो सेक्रेटरीट राज्यसभा के लिए वर्क करता था उनका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स सेक्रेटरीट, एंड लोकसभा के लिए था पार्लियामेंट सेक्रेटरीट। लेकिन इस नाम को 1954 में चेंज कर दिया गया और राज्यसभा के सेक्रेटरीट को हम कहते हैं राज्यसभा सेक्रेटरीट एंड लोकसभा सेक्रेटरीट रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट जो सेक्रेटरीट है बोथ द हाउस वो डिवाइडेड है इनटू 10 सर्विस ऑन अ फंक्शनल बेसिस। जितने तरह का टोटल हमने जो उसकी जो फंक्शंस होती है उसको 10 तरीके से हमने 10 टाइप्स में 10 सर्विसेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट, यदि उसे लगेगा कि न्यू सर्विसेज के लिए और न्यू पोस्ट क्रिएट करना है, सो स्पीकर एंड चेयरमैन विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा और राज्यसभा वो कर सकता है रिस्पेक्टिवली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है यहाँ पे कि जो भी सेक्रेटरी जनरल है, मतलब जो सबसे हेड होगा जो कि इसका सेक्रेटरीट का, तो सेक्रेटरी जनरल की जो रैंक होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। बट यहाँ पे यदि हम ये बात करें कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट सेक्रेटरी आता है 11 नंबर पे एंड सेक्रेटरी जनरल जो है वो 23rd पोजीशन पे आते हैं। बट लेकिन यहाँ पे बोथ द हाउस का रैंक जो है दोनों का इक्वल है विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल। आफ्टर दैट
स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटरीट क्या है लोकसभा के लिए, तो इसमें जो है स्पीकर उसके जो क्या होते हैं अल्टीमेट गाइडेंस देते हैं एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट, वो उसके अंडर में वर्क करेगा अंडर द स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू लोकसभा, और चेयरमैन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल, जो पूरा सेक्रेटरीट का हेड होगा वो होगा सेक्रेटरी जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ओवरऑल हेड स्पीकर, इसके केस में चेयरमैन साहब। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्नड बाय लोकसभा सेक्रेटरीट, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 95। ध्यान रखना है अभी तक कोई एक्ट नहीं है, तो यहाँ पे रूल्स उस समय जो बना प्रमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विथ स्पीकर एट दैट टाइम, और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस होगा गवर्नड बाय राज्यसभा सेक्रेटरीट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1957 प्रमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चेयरमैन। ओके, तो ये आर्टिकल था regarding Secretariat of Parliament. Next news is about democratic decentralization in India. You know that in 1992 we introduced 73rd Constitutional Amendment Act and 74th Constitutional Amendment Act, and we have introduced Panchayati Raj institution and municipalities, that is urban local bodies, और ये came in force आता है force in 1993 just next year, and 2023 में it completed 30th anniversary, मतलब 30 साल इसने इन्होंने कंप्लीट किया, so that's why it is in न्यूज की the year 2023 mark the 30th anniversary of 73rd and 74th amendment to the Indian Constitution. अब समझते हैं कि क्या नीड था हमें ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का। यू नो दैट इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। सपोज करो कि आपके मोहल्ले में क्या हुआ कि एक छोटी सी जगह पे कहीं पे या तो लाइट लगवाना है, या कहीं पे मान लो नाला कहीं ब्रेक हो गया या नाला बनवाना है, बहुत छोटा सा काम है। क्या आपको लगता है क्या ये इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच पाएगा? नेवर। यू नो कि समटाइम्स जो है सीएम और जो एमएलए होते हैं आपके एरिया के, इवन वो भी किसी किसी कस्बा किसी छोटा गांव को नहीं जानते हैं, वो कभी वो गए भी नहीं रहते वहाँ पे। तो ऐसे केस में उस गांव की नीड कैसे पूरी हो? तो ये पॉपुलर बिलीफ था कि क्यों नहीं लोकल पीपल में से ही कुछ लोग जो है गवर्नेंस का हिस्सा हो। पहला बिलीफ तो ये था, एंड सेकेंड पॉइंट ये था कि क्या हम ऐसा इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें सिटीजन काफ़ी दूर रह जा रहा है, सो सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है इन द गवर्नेंस, तो किसी तरह से सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट इसमें किया जाए। सो एट दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी इंट्रोड्यूस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में क्या किया जाता, लोग आते और अपना जो समस्या होता समस्या यहाँ पे बताते और उसका निवारण किया जाता था, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो नेक्स्ट विजन गवर्नमेंट का था कि हम इसे एक्सटेंड करें, सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES, और इन दोनों की वर्किंग को चेक करने के लिए कि किस तरह से काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसके सपोर्ट में रिकमेंड किया कि देयर शुड इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि 3 टियर की होनी चाहिए, एक विलेज लेवल पे, सेकंड ब्लॉक लेवल पे, एंड थर्ड वन इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल को ग्राम पंचायत कहते हैं, ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल को जिला परिषद। सो आफ्टर दैट गवर्नमेंट अगेन इंट्रोड्यूस अशोक मेहता कमेटी टू चेक द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, तो राजस्थान बी द फर्स्ट स्टेट जिसने कि इसे इस्टेब्लिश किया। सो अशोक मेहता कमेटी का ये काम था कि स्टडी करे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरह से वर्क कर रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए। तो इस कमेटी ने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये 2 टियर की होनी चाहिए, 3 टियर की नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड वन इज क्या, SC और ST को इसमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, सो दैट दे केम अप फ्रंट।
और उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। आफ्टर दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मेनी कमिटी लाइक GH हनुमंता राव वर्किंग कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी एंड थंगम कमेटी। लास्टली LM सिंघवी और थंगम कमेटी ने भी ये बोला कि देयर शुड गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एंड इन 1992 प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने इंट्रोड्यूस किया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया एंड इंट्रोड्यूस्ड किया आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटीज। एक पॉइंट और कि आपको ये पता होना चाहिए, इन आर्टिकल 40 ऑफ DPSP में ये भी मेंशन है कि देयर शुड एस्टेब्लिश अ ग्राम पंचायत। ये स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत और उसे कुछ पावर एंड अथॉरिटी देगा। और महात्मा गांधी का ये मानना था कि ग्राम राज्य ही जो है राम राज्य है। ये था कुछ बेसिक बातें। एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत अधिक चांसेस है इस एरिया से। जब भी टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है। क्या समझना है पहले कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कंपलसरी प्रोविज़न किया है और क्या ऑप्शनल प्रोविज़न है। कंपलसरी प्रोविज़न में सबसे पहले तो ये है आप कि ग्राम सभा को जो है ग्राम सभा गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। देन आफ्टर 3 टियर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि SC ST और वुमेन को रिजर्वेशन देना मस्ट है, ये कंपलसरी फीचर्स है। एंड आफ्टर दैट मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन इज 21 ईयर। UPSC ने 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली कंफ्यूज हम कहाँ करते हैं, यू नो दैट कि मिनिमम एज लगभग जगह क्या है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 25 ईयर्स है, बट ग्राम पंचायत के लिए सिर्फ ये है आपके पास 21 ईयर। 21 ईयर्स में भी आप इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। सो इससे UPSC ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आफ्टर कि ड्यूरेशन सेम है लाइक लोकसभा 5 ईयर की इसकी भी ड्यूरेशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके बारे में जो है क्या इलेक्शन को कंडक्ट करेगा, और स्टेट फिनांस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यू टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग भी नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑप्शनल प्रोविज़न क्या है, ऑप्शनल प्रोविज़न में ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में OBC को भी रिजर्वेशन एक्सटेंड कर सकता है। यू नो SC ST और वुमेन को तो मैंडेटरी है, बट ये OBC को भी रिजर्वेशन स्टेटस दिया जा सकता है। देन आफ्टर प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू MP MLA MLC एट इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे तो MP MLA किसी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द बेटर गवर्नेंस। देन आफ्टर पावर ऑफ टैक्सेशन कुड बी गिवन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बट हाउ टू गेन डिसाइड स्टेट लॉ। मतलब हर स्टेट लॉ यदि चाहे तो वो राइट टू टैक्स, पावर ऑफ टैक्सेशन भी, मतलब कि जो पंचायत है वो टैक्स कुछ कलेक्ट कर पाए गाँव से तो वो उसे राइट दे सकता है यदि स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो। सिमिलरली सिमिलर प्रोविजन जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी है। कुछ कंपलसरी फीचर्स क्या है तो लाइक क्या कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट करना है हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। फर्स्ट वन इज़ नगर पंचायत सबसे लोएस्ट लेवल पे, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल एंड थर्ड लेवल पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इन तीनों का पॉपुलेशन क्राइटेरिया आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। जहाँ भी नगर पंचायत की बात होगी तो नगर पंचायत का पॉपुलेशन क्राइटेरिया है 30,000 से 1 लाख के बीच यदि पॉपुलेशन हो तो देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड नगर पंचायत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्राइटेरिया है 1 लाख टू 5 लाख पॉपुलेशन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है ग्रेटर देन जो है 5 लाख से यदि अधिक हो तो वह नगर निगम कहलाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाता है। सो उसके बाद यहाँ पे भी स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करेगा, और स्टेट फिनांस कमीशन जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो ये बताएंगे। मिनिमम एज यहाँ पे भी है 21 ईयर टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ध्यान रखना है 21 ईयर्स। और यहाँ पे भी रिजर्वेशन SC ST एंड वुमेन को है, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन, दैट इज मैंडेटरी प्रोविजन है। और नॉन कंपलसरी क्या है, आप OBC को रिजर्वेशन दे सकते हो।
रिसेंटली आप अभी देखेंगे शॉर्ट न्यूज़ में इसी के आर्टिकल में हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का प्रावधान दिया है अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसीज को भी रिजर्वेशन, सो दैट रेलिवेंट टू दैट न्यूज ऑल्सो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी कर सकते हैं किसी भी बॉडी में, और उसके बाद जो है टैक्सेशन का भी इसके पास अधिकार है। बाकी रिजर्वेशन कैन इंक्रीज टू अप टू 50%, ये पॉइंट पे ध्यान में रखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कि ट्रिपल टेस्ट में ये बात कहता है सुप्रीम कोर्ट 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी प्रोविजन देख लेते हैं ये आर्टिकल में क्या बात कर रहा है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। देन आफ्टर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनेक्ट किया, फोर्स 1993 में आया। 73rd पंचायती राज के बारे में कहता है, इसने एक न्यू पार्ट ऐड किया दैट इज पार्ट 9, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट 9 इंट्रोड्यूस किया गया एंड 11th शेड्यूल में हमने इसे प्लेस्ड किया और देयर आर टोटल 29 सब्जेक्ट है जिसपे कि जो डील करता है अबाउट पंचायत के बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज मेंशन्ड इन पार्ट 9A, ये पार्ट 9 है, ये पार्ट 9A एंड उसके बाद 12th शेड्यूल इसके लिए क्रिएट किया गया और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। देन आफ्टर कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, इसे मतलब स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें से कि ऊपर से आप देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है गवर्नमेंट का फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मोस्टली ये जो क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा ये मेंस के लिए है कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एक तो जो मुझे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए लगता है दैट विल ये हो सकता है स्वामित्व स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो स्वामित्व स्कीम प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्ड ऑनर एंड इन इशुएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड टू द प्रॉपर्टी ओनर। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। देन आफ्टर एक बार आप ऊपर से इसे एक बार पढ़ लें ताकि यदि कुछ पूछा जाए कि कितने स्टेप्स जो है रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से तो यू कैन गिव आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिनांस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो फिर उसी से रिलेटेड है। अब बात हम लोग इसमें करेंगे कि रुपये का क्या हिसाब है इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे मस्ट है क्या, यदि क्वेश्चन यहाँ से बनाना होगा तो ज़रूर पूछ लेगा क्या, जैसे कि एग्जांपल में ये रिपोर्ट दे देगा फिनांसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड बाय एंड नीचे ऑप्शन रह सकता है आरबीआई, स्टेट फिनांस कमीशन, स्टेट लेजिस्लेचर। तो मोस्ट प्रोबेबल है यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके मन में जाएगा क्या, स्टेट फिनांस कमीशन ही ये रिपोर्ट निकालेगा, क्योंकि आपको पता है वो वही जो है इसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है, बट ऐसा नहीं है। आरबीआई जो है, आरबीआई ने रिलीज किया अभी फिनांसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रिपोर्ट डिस्कस करता है कि क्या फिजिकल पोजीशन है, क्या स्थिति है हर एक स्टेट्स का विथ रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर द ईयर ऑफ 2020 टू 2022। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फिनेंशियल एम्पावरमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान था जब हमने इनकॉर्पोरेट किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को। तो आर्टिकल 243H कहता है क्या, इट एम्पावर्स पंचायत टू इम्पोज कलेक्ट वेट अ सेकेंड, इट एम्पावर्स पंचायत टू इम्पोज कलेक्ट एंड एलोकेट टैक्सेस ड्यूटीज टोल एंड फी कर सकता है। आर्टिकल 243(1) कहता है क्या कि स्टेट लेजिस्लेचर सेट करेगा क्या, स्टेट फिनांस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट फिनांस कमीशन कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द ईयर ऑफ 5 ईयर, जो जिसका काम होगा टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव देयर फिनेंशियल पोजीशन। ये रिकमेंड करेगा कि अब मान लो कहीं पे मान लो किसी एरिया में क्या करना है, सर्टेन जो है मनी जो है, मान लो इसको तो मनी ऑब्वियस सी बात है स्टेट लेजिस्लेचर देगा पंचायत को, तो किस एरिया में मनी को इंक्रीज करना है, कहाँ पे कम करना है, दैट विल बी टेल बाय स्टेट फिनांस कमीशन। आर्टिकल 283 में ये प्रोविज़न है, ये मैंडेट करता है किसको, सेंट्रल फिनांस कमीशन को कि रिकमेंड कीजिए कुछ मेजर्स, कुछ सजेशन दीजिए किसको, स्टेट फिनांस कमीशन को फॉर दी ऑगमेंटेशन ऑफ और दी कंसोलिडेट द फंड ऑफ स्टेट एंड सप्लीमेंट पंचायत रिसोर्स। इसके बाद करते हैं क्या अदर सोर्स क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो कहता है क्या, एक तो इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, ये खुद से टैक्स ले सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी पे टैक्स ले सकता है, टैक्सेस ऑन
ड्यूटीज़ एंड कमोडिटीज़ पे टैक्सेस, मान लो कि ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड पे टैक्स ले सकता है। सेकंड, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो सकता है, तो मार्केट फी ले सकता है पंचायत, जहाँ पे सपोज करो कहीं पे मार्केट लग रहा है छोटा मोटा, तो उसका मार्केट फी 100 रुपये 200 रुपये इस तरह से कलेक्ट कर सकता है कौन, पंचायत। देन आफ्टर, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम सेंट्रल फिनांस कमीशन एंड स्टेट फिनांस कमीशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये क्या प्रावधान है, सेंटर कितना पैसा देगा, स्टेट कितना देगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो एक होता है टाइड ग्रांट, इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, किसी पार्टिकुलर सेक्टर के लिए, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, उसे पैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे मान लो सैनिटेशन के लिए कुछ समय पहले प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के तहत जो है मान लो किसी पंचायत को दिया गया कि चलिए इसके लिए आप 500 जो है अपने गांव में क्या कीजिए, जो है शौचालय बनवाइए। सो इस तरह से हो सकता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए मनी सेंक्शन किया जाए। उसके बाद हो सकता है यूनाइटेड ग्रांट, जिसमें कि बिना कोई पर्पस का मनी दे दिया जाए फॉर द पार्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ पंचायत। देन आफ्टर, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट हो सकता है, रैंकिंग वाइज निकाला, जो पंचायत मान लो सबसे अच्छा काम किया है एज अ रिवार्ड के तौर पे उसे परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दिया जा सकता है। देन आफ्टर, स्पेशल कैटेगरी ग्रांट, दीज ग्रांट आर एडिशनल फिनेंशियल सपोर्ट डिज़ाइन टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस और पार्टिकुलर नीड, यदि किसी कोई खास तरह की किसी पंचायत को नीड है तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रांट प्रोवाइड किया जा सकता है। अदर सोर्सेज क्या है, अदर सोर्सेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट मनी ट्रांसफ़र करता है, जैसे मान लो मनरेगा के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, और कुछ ग्रांट जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ भी देती है लाइक वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। फिर से अर्बन लोकल बॉडीज़ से ही रिलेटेड है आर्टिकल, लेकिन पहले समझते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही कोई स्टेटरी बॉडी है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021। यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विथ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फिनेंशियल ऑटोनॉमी इसके पास है। उसके बाद इट्स की कंपोनेंट क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग दैट इज मिशन कर्मयोगी, वेरी फेमस है फॉर सिविल सर्विसेज दैट इज मिशन कर्मयोगी। का क्या थिंकिंग है कि जो जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी हैं, जितने गवर्नमेंट स्टाफ हैं, उसमें मॉडर्न थिंकिंग होना चाहिए। उसके बाद इम्प्रूव, उसकी स्किल सेट को इम्प्रूव करना मिशन कर्मयोगी का मकसद है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड बिकम कर्मयोगी, दैट इज अच्छा से वो वर्क करे किसी चीज़ को। कर्मयोगी फॉर द नेशन की कुछ क्राइटेरिया क्या है कि प्रोएक्टिव एंड पोलाइट होना चाहिए सिविल सर्वेंट को, एनर्जेटिक एंड इनेबलिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड टेक इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। पर्पस क्या है इसका, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन अ कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस पे। क्यों न्यूज में है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने महुआ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ जो है ऑर्गेनाइज्ड किया है अ नेशनल वर्कशॉप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब कि वर्कशॉप मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह आप किसी पार्टिकुलर, मान लो जितने भी उसके जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको बुलाया जाता है, वो लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं कोई काम को कैसे किया जाएगा। सो ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड महुआ ने ऑर्गेनाइज किया है एक वर्कशॉप ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ किसका, तो अर्बन लोकल बॉडीज का कैसे कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, कैसे उसे मोर इफिशियंट बनाया जाए। सो वर्कशॉप मार्क्ड द लॉन्च ऑफ 3 की इनिशिएटिव। इस वर्कशॉप में टोटल 3 मेजर इनिशिएटिव क्या लिया गया है, पहला एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, सेकेंड एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर 6 पायलट अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट फॉर प्रिपेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल, इसमें अर्बन एनुअल में क्या होगा, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान में टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ महुआ, इसमें हम जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए वर्क करेंगे। उसके बाद ये 6 स्टेट में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर एंड पुणे। देन आफ्टर
comprehensive toolkit for preparing capacity building plan for urban local bodies for providing valuable resources to facilitate growth and development of urban local bodies. अर्बन लोकल बॉडीज क्या है, तो हमने देखा था बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 अर्बन लोकल बॉडीज दैट इज म्यूनसिपैलिटी एज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट सेंट्रल लेवल, सेकेंड स्टेट लेवल एंड थर्ड लेवल पे अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द शहर के लिए, अर्बन एरियाज के लिए. अर्बन लोकल बॉडीज आर स्मॉल लोकल बॉडीज होते हैं दैट एडमिनिस्टर और गवर्न सिटी और कोई टाउन को. यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है, ये बात भी ध्यान में रखनी है और एंट्री नंबर 5 में मेंशन है. नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, ये बात हमने कुछ देर पहले देखा था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें कि नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर देन 5 लाख पॉपुलेशन के लिए, जिसको कि नगर निगम भी कहते हैं. 1 लाख से 5 लाख के चीज़ को कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एंड बिटवीन 30,000 to 1 lakh पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड नगर पंचायत. क्या क्या मेजर्स लिया गया है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? तो फर्स्ट नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, देन आफ्टर म्यूनसिपल बॉन्ड. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आप इसे देख लीजिएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो भी क्या कर सकता है, क्या फंड रेज कर सकता है बाय इशूइंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड, तो वो बॉन्ड जारी कर सकता है. ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है कि ऑप्शन में आपसे इस तरह से पूछेगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैन इशू म्यूनसिपल बॉन्ड, तो यस दे कैन इशू म्यूनसिपल बॉन्ड. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, अगेन रिलेटेड टू प्रीवियस 2 आर्टिकल्स. तो थोड़ा सा ये क्या है इसके बारे में यदि ऊपर से समझना है कि ये पेसा एक्ट, इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं वेरी फेमस पेसा एक्ट. ऊपर से मैं सबसे इजीएस्ट तरीका से यदि बताऊं पेसा एक्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको जैसा कि पता है हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया, कि गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पे ले जाया जा सके, और जिसके लिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया. बट उसका एक लिमिट है. हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिए, दैट कांट बी एप्लीकेबल इन शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, उस एरिया में लागू ही नहीं होता है. तो उसके लिए अब क्या हुआ, तो बात को समझ में आया कि ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, वेट अ सेकेंड मैं इसे थोड़ा और ईजी करके बताता हूँ, कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मान लो ये कंप्लीट इंडिया है, इंडिया के हर एक स्टेट में जो है सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंदर में क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा, और शहर में अर्बन लोकल बॉडीज होगा. बट वो उस जगह पे नहीं होगा जहाँ पे कि मान लो कंप्लीट ट्राइबल एरिया है. एज फॉर एग्जांपल असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ. ऐसे एरिया को गवर्न करने के लिए हमने अलग से एक एक्ट लाया दैट इज नोन एज पेसा एक्ट. मतलब और नाम में भी क्लियर है, देखो कि पंचायत का क्या है, एक्सटेंशन है. हम पंचायत को एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ पे, टू दी शेड्यूल्ड एरियाज, और ये 1996 में बना, दैट्स वाई पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, दैट इज पेसा एक्ट 1996. एक दो बात और थोड़ी बेसिक समझते हैं. ट्राइबल के केस में क्या समस्या है, तो जैसा कि आपको पता है ट्राइबल 2 डायलेमा से जूझ रहा है, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा कल्चरल प्रिजर्वेशन. यदि आप ट्राइबल एरिया में क्या करते हो, जाके इंडस्ट्री खोलते हो, सड़क बनाते हो, लंबी लंबी जो है क्या मान लो वहाँ पे फैक्ट्रीज बना देते हो, तो डेवलप हॉस्पिटल बनाया, हेल्थ के लिए किया, तो इससे डेवलपमेंट तो होगा. बट दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेटिव प्रोसेस, जिसमें कि ट्राइबल क्या होगा, मे बी उसका जो यूनिक कल्चर है, जो उसका यूनिक लैंग्वेज है, जो यूनिक रहन सहन है, वो खो देगा. और यदि उसके आप कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए चाहोगे तो फिर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा. तो ऐसे में जो है मध्यम मार्ग ये कहता है, जो कि नेहरू जी ने अपनाया था, दैट इज नोन एज पंचशील अप्रोच. पंचशील अप्रोच के तहत नेहरू जी का मानना था क्या, कि जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होगा ट्राइबल एरिया में, दैट विल बी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. तो डेवलपमेंट शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. उसके बाद सेकेंड प्रोविज़न ये था कि जो मान लो ट्राइबल एरिया में थोड़ा जो उसको मान लो मनी का कंसर्न है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तो वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ट्राइबल एरिया में, भी हो सकता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस से वो कुछ मेडिसिन बनाए,
कुछ मान लो ज्वेलरी टाइप का बनाए, तो उस तरह की जो भी चीज़ होगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया ट्राइफेड। ट्राइफेड मतलब क्या होता है कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसका सिंपल सा काम था कि ट्राइबल एरिया की जो भी कुछ प्रोड्यूस करे उसको एक मार्केट का एक्सेस मिले, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड प्रोविज़न ये था कि ट्राइबल एरिया में जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो। तो आपको पता है कि ट्राइबल एरिया में तो ना ही ट्राइबल एरिया में वेट अ सेकेंड, ना ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ सकता है और ना ही म्यूनसिपैलिटी जा सकता है, क्योंकि हमने उस एक्ट में प्रावधान ही नहीं किया। सो इसके लिए हमने क्या किया, अलग से दो प्रोविज़न क्रिएट किया अंडर आर्टिकल 5th शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल कम अंडर आर्टिकल 2441 एंड 2442। समझते हैं इसे थोड़ा कि 5th शेड्यूल्ड एरिया, आप जब मैंने पिछले क्लास में आपको रिकैप करवाया था शेड्यूल्ड, तो 5th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। एंड 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज इन ओनली 4 स्टेट, और वो 4 स्टेट कौन है, तो दैट 4 स्टेट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन दोनों के लिए, तो इसी में हमने प्रोविज़न किया। क्या है 5th शेड्यूल में कुछ प्रोविज़न, 5th शेड्यूल्ड इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट, और 4 स्टेट को कवर कौन करता है, तो ये 4 स्टेट को कवर करता है 6th शेड्यूल, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट, बहुत ध्यान से समझना है, कितनी बार मैंने क्वेश्चन देखा है इससे रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज 5th शेड्यूल्ड एरिया, लेकिन 6th शेड्यूल एरिया को सिर्फ और सिर्फ गवर्नर क्रिएट कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि दैट एरिया विल बी 6th शेड्यूल एरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1996 में ऑटोनॉमी दिया गया किसे, 5th शेड्यूल्ड एरिया को, कि ठीक है आप अपने लिए कानून खुद से बनाइए, अपने लिए जुडिशियल प्रोसेस भी खुद से कीजिए, कस्टमरी लॉ के बेसिस पे किसी को पनिशमेंट करना है तो इन तरह का ऑटोनॉमी हमने जो है हमने शेड्यूल्ड एरिया तक दिया बाय द एक्ट ऑफ पेसा एक्ट। ठीक है, पेसा एक्ट के थ्रू हमने ऑटोनॉमी को एक्सटेंड किया। 6th शेड्यूल को गवर्नर क्रिएट कर सकता है। 6th शेड्यूल एरिया कॉल्ड, अब थोड़ा सा इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ी फर्दर चलेंगे, ये बेसिक हमने समझा दिया। हम लोग यहाँ पे 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो लेकिन अभी अब ये समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया था, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, अभी वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसके लिए जो उन्होंने रूल्स ड्राफ्ट किया है, जो भी रूल्स बनाया है, उसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए फॉरम में डाला है कि पब्लिक से पूछ रहा है आप अपना कुछ ओपिनियन है तो ओपिनियन बताइए, इसलिए अभी ये न्यूज़ में था। पेसा एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1996 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। किसके, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। द पेसा एक्ट वाज enacted in 1996 for the tribal empowerment and to bring them into mainstream. Then after it provides the extension of provisions of part 9 of the constitution, जो हमने बात किया पंचायती राज प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए relating to पंचायत टू किसके लिए, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, ऑफ टोटल कितने 10 states अंडर आर्टिकल 2441 रीड विथ शेड्यूल 5 में जो कि शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन है। एंड पेसा एक्ट एम्पावर्ड द स्टेट लेजिस्लेचर टू फ्रेम लॉ। तो पेसा एक्ट क्या है, आपको जैसे कि पता है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये जो पेसा एक्ट है गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल मेजर फ्रेमवर्क बता दिया है कि इस बेसिस पे आपको कानून बनाना है, बट अल्टीमेटली ये कानून बनाना होगा स्टेट लेजिस्लेचर को। सो दैट्स वाई पेसा एम्पावर्ड स्टेट लेजिस्लेचर टू फ्रेम द लॉ इन दिस रिगार्ड। Presently 10 states like Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Telangana have 5th scheduled area in their respective state. तो 5th scheduled area अभी सिर्फ उसी स्टेट में है, तो 5th scheduled area in this state, तो वहाँ पे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेसा एक्ट इम्प्लीमेंट होगा।
8 स्टेट ने अभी तक जो है क्या इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, बट 2 स्टेट झारखंड और उड़ीसा ने अभी तक नहीं किया है। झारखंड ने अभी फ्रेम लॉ कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पेसा एक्ट। कंपल्सरी फीचर, कुछ फीचर्स क्या है पेसा एक्ट का, तो उसे समझते हैं। अदर फीचर्स ऑफ पेसा एक्ट, फर्स्ट की कन्फर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत सेल बी कन्फर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ ऑफ सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कम्युनिटी। तो सिंपल सी बात में ये समझना है कि कस्टमरी लॉ मतलब क्या होता है, क्या कुछ ट्राइबल्स का अपना नियम है, कुछ अपना सामाजिक सांस्कृतिक नियम है, तो उस नियम के अकॉर्डेंस पे ही जो है स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाना है, उससे अगेंस्ट में नहीं बनाना है। एवरी विलेज में क्या होगा, एक ग्राम सभा होगा। ये ग्राम सभा इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको पहले समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना है अबाउट ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये ग्राम सभा क्या होता है। देखो ग्राम सभा जो है, पहली बात तो ये कोई इलेक्टेड जो है ना बॉडी नहीं है। ग्राम सभा एक तरह का पूरी गांव का सपोज करो क्या होगा, एक ग्रुप होगा जिसमें गांव के सारे लोग रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि सभी लोग उठ के आ जाएंगे। जिसकी भी जो भी उस एरिया का रजिस्टर्ड वोटर होगा वो ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। सो ये कंडीशन है, रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द एरिया विल बी द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा एक तरीके का आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव बॉडी है उस एरिया का, कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत एट विलेज लेवल। जिसका नाम होगा वही इस ग्राम सभा का मेंबर होगा। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा इस ग्राम सभा के, जो ग्राम सभा है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, तो ग्राम सभा हैज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंट वर्क। हर तरह का जो उस एरिया में डेवलपमेंटल वर्क होगा उसमें वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन बेनिफिशियरी है, कौन किसे इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलना चाहिए, कोई भी सर्टेन प्रोग्राम है तो ये सर्टिफिकेशन इशू करेगा ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, किस तरह से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। पावर टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान। एवरी ग्राम सभा टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। ये मस्ट है, इसलिए हमने पेसा एक्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो कल्चर है वो प्रिजर्व्ड है, तो जो ट्रेडिशन और जो कस्टम है वहाँ का उसे प्रिजर्व करना है, कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करना है, कम्युनिटी रिसोर्स एंड कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसलिए मैंने बात किया कि ग्राम सभा को जो है उसके पास जुडिशियल राइट भी है, तो मान लो छोटा मोटा डिस्प्यूट होगा, कस्टमरी डिस्प्यूट होगा, तो उसे भी सॉल्व करने का पावर ग्राम सभा को ही है। देन आफ्टर रिजर्वेशन जो है, एवरी पंचायत हैव टू रिजर्व अ सीट इन द प्रोपोर्शन टू दैट कम्युनिटी। जो कम्युनिटी वहाँ है उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं हम लोग। मिनिमम 50% का कैप यहाँ पे भी मेंटेन रखना है, 50% से अधिक रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग मेजरली समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में 5th एंड 6th शेड्यूल्ड एरियाज को। आपको हमने जस्ट बात बताया कि 5th शेड्यूल्ड एरिया जो है इम्प्लीमेंट होता है। 1-2 पॉइंट हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करना है। ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल ओवर इंडिया, बट एक्सेप्ट 4 स्टेट को छोड़ के। वो 4 स्टेट इसमें कवर होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन लाइज होगा यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन विद द हैंड ऑफ गवर्नर। इसे क्रिएट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इसे कौन क्रिएट कर सकता है, दैट विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नर। गवर्नर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज नोन एज TAC। TAC मीन्स होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। एंड 6th शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर विल क्रिएट TAD, दैट इज ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द 6th शेड्यूल एरिया गवर्नर क्रिएट करेगा। TAC में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में टोटल
लेस देन इक्वल टू 20, मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। और इस 20 मेंबर में से जो है 3/4 मेंबर दैट इज इक्वल टू 15 मेंबर विल बी MLA ऑफ दैट स्टेट, MLA ऑफ दैट स्टेट होगा। और इसमें से भी ये ऑल का ऑल MLA जो है मस्ट बी शुड बी ST कम्युनिटी से होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से होना चाहिए। और जो रिमेनिंग बचा 1/4 मेंबर, रिमेनिंग 1/4 मेंबर दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यदि टोटल मान लो 20 है, 1/4 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5 मेंबर। इसे जो है ये आउटसाइडर भी हो सकता है या उसी स्टेट का हो सकता है एज पर गवर्नर्स। और ये टोटल का टोटल मेंबर 3/4 इस केस में, और ये 5 टोटल को जो है नॉमिनेट कौन करेंगे, तो गवर्नर साहब इसे नॉमिनेट करेंगे। और इसके केस में, TAD के केस में, ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में टोटल मैक्सिमम मेंबर 30 हो सकता है, वहाँ 20 था, यहाँ पे 30 हो सकता है। और इसमें जो है 4 मेंबर को, मैक्सिमम 4 मेंबर को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, कौन, गवर्नर कर सकते हैं। दोनों का टर्म जो है टोटल 5 साल के लिए होता है। और यदि मान लो यदि कोई टर्म पे बाय इलेक्शन करवाना हो, कहीं का जो है क्या लेजिस्लेचर की डेथ हो जाती है या फिर उसे पोस्ट छोड़ना होता है, तो वैसे केस में जो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही सिर्फ क्या होगा, नेक्स्ट चुनाव होगा। फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शन में पूरी की पूरी सीट एक बार फिर से भरी जाएगी, ये कुछ। और उसके बाद 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया पेसा एक्ट, जो कि 5th शेड्यूल एरिया में लागू होता है। अब समझते हैं थोड़ा सा प्रोविजन यहाँ पे, देन आफ्टर बिल। 5th शेड्यूल एरिया अंडर आर्टिकल 2441 प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल एरिया अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ 5th शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट, इसमें से वही 4 स्टेट को छोड़ के यहाँ पे इसके लिए जो मेंशन है, ये 4 स्टेट जो हमने जस्ट डिस्कस किया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। काउंसिल क्रिएशन, तो बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है काउंसिल को क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोवाइड्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए मेंशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कि किस तरह से परफॉर्म करेगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा ऑटोनॉमी है, इस 4 स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ज़्यादा पावर है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट दैट इज पेसा 1996, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर द पीपल लिविंग विथ 5th शेड्यूल एरिया। तो सिंपल सी बात है, कई बार हमने बात किया, यहाँ पे जो है पेसा एक्ट के थ्रू यहाँ पे गवर्नेंस होगा और वो सारा काम ग्राम सभा के अंडर में होगा। 5th शेड्यूल्ड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर, मतलब ये सिर्फ गवर्नर को रिकमेंड कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन इनका नहीं होगा। इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी है विथ रिस्पेक्ट टू 5th शेड्यूल एरिया। और यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है हैव मच वाइडर पावर विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। सो दिस कंप्लीट्स आवर ऑल दी लॉन्ग आर्टिकल। जो छोटे छोटे शॉर्ट न्यूज़ हैं इसे हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।